हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। कैसे हैं सारे दोस्त? परफेक्ट किचन से मुजफ्फर अली चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। दो बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटीज के साथ इंडिया से अभिषेक मिश्रा साहब प्रोफेसर हैं, पीएचडी हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं। पाकिस्तान से रिबाहा इमरान जी, ये भी काफी अरसे से आपके दिलों पर राज कर रही हैं। बहुत ही अच्छी ये टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाती हैं। आप दोनों को वेलकम है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम आप अस्सलाम। लाइव दिख नहीं रहे, वैसे मैं देख रहा था। मुजफ्फर भाई, रिबाहा जी से पूछिए, आप लाइव दिख नहीं, रहे हैं आप क्या? लाइव आ रहे हैं। देखें, ये देखें भाई, आप लाइव हैं। दिखा रहा है, लाइव है। अच्छा, ठीक। यस सर। वो जी कमेंट्स में देखे ना, लोगों ने कमेंट शुरू जी कर जी दिए। जी, कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। तो हाँ जी। आज अभिषेक सर ने भी कटिंग शटिंग करवाई हुई है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और रिबाहा जी भी माशाल्लाह हस्बे मामूल बहुत प्यारी लग रही हैं। हस्बे थैंक यू। मामूल का क्या मतलब होता है? ये हस्बैंड यानी मामूल हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। ओ, ओके एज ओके यूजुअल। ओके। हाँ हाँ, हस्बे मामूल है ये। और हम हस्बे जी। मामूली हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक वीडियो देख रहा था। जो पीएम हैं इंडिया के, जनाब नरेंद्र मोदी जी, वो कह रहे थे कि जी जो मैंने हैट्रिक की है, ये तीन जो स्टेट्स के इलेक्शन जीते हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश और उसके साथ छत्तीसगढ़ से, अब जो 2024 का इलेक्शन है उसमें भी हैट्रिक होगी, यानी तीसरी दफा वो इलेक्शन जीतेंगे और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो कैसे सर आप उनकी स्टेटमेंट को देख रहे हैं? वाकई वो हैट्रिक बनाने जा रहे हैं और छक्के पे छक्का लगा देंगे आगे? थैंक यू मुजफ्फर भाई, आपने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे याद किया। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। जी देखिए, ऐसा है मुजफ्फर भाई की, हालांकि मैं सेफोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ। सेफोलॉजिस्ट मतलब अ पर्सन हु स्टडीज इलेक्शन। तो मैं सेफोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको बड़े इत्मीनान से कह सकता हूँ कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो जनमानस में है। मोदी जी ने हजारों साल से खोई हुई हमारी विरासत पे हमें गर्व करने का मौका दिया, और घर में ही नहीं, बाहर भी। मोदी जी ने हमारी विरासत को संजोने का काम किया है। मैंने किसी और चैनल पे बोला था, आपके भी चैनल पे बता दूं जी। मुजफ्फर भाई, ये कहीं नहीं होता होगा कि हमारे हम्म। देश में रामनवमी की भी छुट्टी होती है और दीपावली की भी छुट्टी होती है और हम्म। दशहरा की भी छुट्टी होती है। ये सारे भगवान राम से रिलेटेड हमारे यहाँ जो है ये त्योहार है। दशहरा हम्म। में रावण को जलाया जाता है। दिवाली भगवान राम का अपने वनवास से वापस अयोध्या आने का जो है वो त्योहार है। और जी। रामनवमी उनका बर्थ का सेलिब्रेशन। ये हम्म। 10-12 जो मेन जो हमारी छुट्टियां होती हैं उनमें से ये तीन है। और हम्म। हमारे यहाँ आप देखिए लोगों की धृष्टता या ओडेसिटी, कि राम मंदिर जो था और जो अयोध्या जो शहर था उसको कूड़ा खाने में तब्दील कर दिया था। हम्म। अयोध्या की जो डिस्ट्रिक्ट थी, वो अयोध्या एक छोटा सा वो था तहसील, जी। और वो जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता था उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था फैजाबाद। हम्म। इतनी, सही। आप सोचिए कि आपकी जन्म, हमारे यहाँ जन्म होता है, लोग मिलते हैं सुबह सुबह, राम राम। हम्म। मृत्यु होती है तो राम नाम सत्य है। यही हम्म। ये मतलब बिना राम के, भगवान राम के भारत की मानस का कल्पना कर लेना असंभव है। हम्म। और उसके बाद भी हमारे यहाँ पे लोगों ने उस मंदिर की हालत वो कर दी थी। इसमें मुस्लिम भाइयों का ज्यादा दोष नहीं था। हम्म। मैं नहीं देता दोष भारत में मुस्लिम भाइयों का उतना, जितना बाकी ताकतों का था जिन्होंने कहा कि तुम ये सब काम मत करो। उन्होंने मुसलमानों को उकसाया कि तुम जाकर के इसको रोको, वरना मुस्लिम भाई शायद तैयार हो जाते। मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि आप सोचिए, मैं तो बनारस का रहने वाला हूं, तो आप जाकर के गांधी जी की किताब है, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। उसमें गांधी जी ने लिखा है कि वो एक बार काशी गए। काशी वैसे ही है जैसे एक मुसलमान के लिए मक्का है, हिंदुओं के लिए वो काशी है। काशी में जाना जी। सबका सपना होता है। बनारस भी कहते हैं उसको, वाराणसी भी कहते हैं। मैं उसी हम्म। शहर का हूं। तो वहां का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है उसको विश्वनाथ मंदिर कहते हैं। विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया था औरंगजेब ने।
और औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ दिया था, तो वहां पे लोग उस छोटे से जो बचा हुआ था अभी मंदिर का अवशेष, उसको बाद में महारानी अहिल्याबाई ने, जब उनकी शासन आई, जब मराठों का शासन आया, तो महारानी अहिल्याबाई ने जो मंदिर का भग्नावशेष था, यानी टूटा हुआ पार्ट था, उसको वहां पे वापस से एक मंदिर बनाया वो। लेकिन मस्जिद को नहीं तोड़ा, क्योंकि भारतीयों की एक मानसिकता है नॉर्मली। लेकिन वहां पे जो मंदिर बना वो लोग उसमें पूजा करते रहे। उस मंदिर में दर्शन करना गंदगी में दर्शन करने के बराबर होता था, क्योंकि लोग नहा के आते थे, किचकिच कचड़, कोई उनको सुविधा नहीं होती थी, एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े थे। तो वहीं पे हूं, मेरा तो अक्सर जाना होता था, कोई सुविधा नहीं होती थी उस मंदिर में जाना, और इतना गंदगी होता था कि आप सोच नहीं सकते। उसके बाद भी लोग उस मंदिर से अपनी आस्था लगाए। उसके बाद मोदी जी जब आए 2014 में, और योगी जी जब आए 2017 में या 15 में, तो उन्होंने उस मंदिर का कायाकल्प करवाया। लोगों के उस इलाके में घर खरीदे, जमीन एक्वायर की, और उसको आज आप जाके देखिए, जो काशी विश्वनाथ का उन्होंने कॉरिडोर बनाया है वो दिव्य है। तो पॉइंट ये है कि हम अगर अपनी मंदिर में जाते हैं तो हम आप किसी की मस्जिद से नफरत नहीं करते। हमारे यहाँ ये बना दिया था कि मंदिर में जा रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि जो मस्जिद में जाता है उसको ये बुरा लगता है कि तुम मंदिर में जा रहे हो। इस तरीके की अजीब सी साइकोलॉजी बना दी थी इंडियंस की। अपनी धरोहर को संचित नहीं करने को वो सेक्युलरिज्म कहते थे, अपनी ट्रेडिशन हेरिटेज को कूड़ा बर्बादी में बना देने को वो समझते थे ये सेक्युलरिज्म है। अगर कौन मंदिर बनाएगा भाई? जो हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर अगर सरकार नहीं, मजे की बात है, भारतीय संविधान के तहत में सारे मंदिरों का कब्जा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, मॉस्क और चर्च का नहीं है, और उन्होंने उसको बनवाना तक उचित नहीं समझा, उसका निर्माण कराना नहीं, पुनर्निर्माण कराना उचित नहीं समझा। मोदी जी ने करवाया। मोदी जी भारत की जनमानस में बसते हैं। मोदी जी से आप पंगा नहीं ले सकते। मतलब 100 में 100 लोग उनको नहीं प्यार करेंगे, ये तो तय बात है, लेकिन 100 में से आप देखिए, मॉर्निंग कंसल्टेंट का हर बार आता है, वो 70 से ऊपर ही रहते हैं हमेशा, 70 से 80 के बीच में वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और ये तय है कि लोग मोदी के नाम पे वोट देंगे। भारत में सरकारें, जैसे इमरान खान साहब कह रहे थे ना कि वो ले आते एक थ्योरी ऑफ इलेक्टेबल्स। उन्होंने कहा था कि भाई मुझे कुछ ऐसे लोगों को चुनना पड़ता है जिन लोगों को मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे इलेक्शन में तो जीतने हैं ना। मोदी जी के यहाँ थ्योरी ऑफ इलेक्टेबल्स नहीं होता है, वो किसी कुत्ते को खड़ा कर देंगे ना, लोग उसको वोट डाल के दे आएंगे। ये है मोदी की पॉपुलैरिटी। वो आदमी, हमारे यहाँ क्या होता है, पहले आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाद आपका जो पार्टी होता है वो आपको चूज करता है। अगर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी पार्टी के आपको अपना लीडर बनाए तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे। वो पहले प्रधानमंत्री उनको घोषित कर दिया गया, बाद में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मोदी का आना निश्चित है, ये आप समझ लीजिए। ये दिस इज एज्ड ऑन द स्टोन, पत्थर पे लकीर है ये। बिल्कुल, आपने जो बात की, इसकी मिसाल छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के अंदर भी मैंने देखी। ईश्वर साहू नामी एक, जो जिसके बेटे को कत्ल कर दिया गया था, भुवनेश्वर उनका नाम था, उसको, उस बेचारे के पास ना तो कुछ गाड़ी थी, ना उसके पास कुछ इतने पैसे थे कि वो इलेक्शन कैंपेन कर सके। तो मोदी जी ने उनको वहां पर टिकट दिया, और मुकाबले में कौन था? मुकाबले में 7 दफा का इलेक्ट जो हो चुका है, वो रविंदर चौबे उनका नाम था, मिनिस्टर भी हैं वो वहां के, उनके मुकाबले में उनको टिकट दिया, और उस ईश्वर साहू ने उस मिनिस्टर को हराया, 5-6 हजार वोट की बढ़त से उसको हराया। तो बड़ी एक हैरत अंगेज बात है। मैं ये ऐसे देख रहा हूँ कि आम बंदे को ये टिकट दे रहे हो, और आम बंदे जो है वो मिनिस्टर को हरा रहे हैं। बल्कि कुछ तो मुझे पता चला है कि एक जगह पर तो जो सीएम को भी हराया, साबिक जो सीएम है उनको भी मोदी जी के कैंडिडेट ने हराया। तो रिवाहा जी, आप ये 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, अभी जो स्टेट के इलेक्शन भी विन किया है मोदी जी ने, इसमें बीजेपी का भी अपना एक रोल है, लेकिन इसमें जैसे कि कहा जाता है कि मोदी जी कहते हैं कि मैं अकेला ही 28 जमातों के लिए काफी हूं। आप कैसे देख रहे हैं कि मोदी जी के अंदर इतनी पावर है कि 2024 के अंदर जो उनके खिलाफ 28 जमातों का एक अलायंस बन चुका है, उसको वो हराने में कामयाब हो जाएंगे और हैट्रिक करेंगे, जैसे कि उन्होंने बोला है?
मैं अपने हर प्रोग्राम में सिर्फ यही कहती हूँ, पहले मैंने स्टार्ट किया था मोदी आ रहा है, फिर मैंने कहा कि मोदी छा गया, वाकई मोदी छा गया है। और जिस तरह हम्म। उन्होंने ये बीजेपी ने इस बार स्टेट के इलेक्शन विन किया, आने वाले टाइम में उनकी ही गवर्नमेंट मुझे नजर आ रही है 2024 में भी। और सर ने कहा कि उनको बहुत से लोग पसंद करते हैं, अगर 100 लोग पूरे नहीं पसंद भी कर रहे तो 70% से भी ज्यादा जो आवाम है उनको पसंद करी है। चलिए, ये तो उन्होंने इंडिया की बात की, अब मैं पाकिस्तान की बात कर लेती हूँ। पाकिस्तान में मैं एक उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर मुझे इलेक्शन देने का, यानी कि अगर वोट देने का राइट होता इंडिया के बाहर से, हम्म। तो मैं मोदी जी को ही वोट देती। और क्योंकि वो एक अपनी कंट्री के लिए बड़े अच्छे लीडर साबित हुए हैं, जिस तरह उनका टेन्योर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया है। और इस इलेक्शन की खास बात यानी कि जो ये इन्होंने इलेक्शन स्टेट का विन किया है, सबसे ज़्यादा ख़वातीन ने उनको वोट दिए हैं। और ख़वातीन ने उनको वोट दिया, और आने वाले टाइम में भी मुझे यही लगता है 2024 में ख़वातीन जो है उनको दोबारा जो है वो दोबारा यानी कि इलेक्शन वही विन करवाएंगी। और क्योंकि हम्म। उन्होंने ख़वातीन चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, हिंदू, हम्म। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो मर्जी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, इंडिया में इस टाइम नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद किया जा रहा है। क्योंकि 2014 से हम देखते आ रहे हैं, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे तो चले काम किया ही क्या, उन्होंने मेक इन इंडिया, इंडिया की डेवलपमेंट, बहुत सारी योजनाएं बनाई ख़वातीन के लिए, ख़वातीन के अलावा बहुत से लोगों के लिए योजनाएं बनाई, ताकि उनका कंट्री ग्रो कर सके। और फॉरेन पॉलिसी आप इंडिया की देख लें, आज की डेट में हर कंट्री का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहा है। और उनका अमेरिका का विजिट, उनका यूएई का विजिट, और G20 ये कामयाब समिट रहा। और उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड कप, जिससे इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिला। और जिस तरह वहाँ पर फॉरेनर आकर जो है उनका टूरिज्म सेक्टर बढ़ा, जिस वजह से उनकी इकोनॉमी बूस्ट की। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं, और हर चीज़ को कितने अच्छे से मैनेज किया गया, हर चीज़ को जो है वो, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। आज भी ब्लूमबर्ग्स ने की रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक इंडिया की जो मार्केट है वो और ज़्यादा मज़ीद बूस्ट जी। कर रही है। बहुत सारी इस तरह की खबरें हैं, ये अभी आपको मैं रिसेंट खबरें बता रही हूँ। उस तरह इंडिया की इकोनॉमी देख लें, 4th रैंक पर जो है वो आने वाली है बहुत जल्द ही, और जर्मनी को जो है वो बीट कर जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। उन्होंने अपने कारकर्दगी से लोगों की पसंद बने। और 2024 के इलेक्शन की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही इस बार भी, मुझे लगता है कि वो ही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जी। बिल्कुल। मैं कल एक डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम देख रहा था मध्य प्रदेश के अंदर, तो वहां से मुस्लिम के इंटरव्यू ले रहे थे। उसके बाद एमपी जो यूपी के अंदर भी वहां पर भी मुसलमानों के इंटरव्यू, तो वो पूछा जा रहा था वहां पर, मुसलमानों से पूछा जा रहा था कि वो किसको वोट देंगे। तो मुसलमान भी कह रहे थे कि जी हम मोदी जी को वोट देंगे। तो वो जो एंकर था उसने पूछा कि क्या वजह है कि आप, कहा तो ये जाता है कि ये हिंदुओं की जमात है और ये मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो बीजेपी है ये हम सबकी जमात है, ये मुसलमानों को बहुत ज्यादा उन्होंने घर बनाकर दिए हैं। मुसलमानों के कह रहे कि जो भी जो सहूलत दी जाती है उसमें ये तो नहीं लिखा होता कि ये मुसलमानों को देनी है या गैर मुस्लिम को या हिंदू को देनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर जब ये योगी जी की बात हो रही है, यूपी के अंदर उनकी है गवर्नमेंट, कि योगी जी जब से आए हैं यहाँ पर, तो जो बदमाशी है या इस तरह की चीजें वो बिल्कुल खत्म हो गई है। हमारी जो कह रहे कि महिलाएं हैं इजीली पहले जा नहीं सकती थी, बाहर निकल नहीं सकती थी, उन्हें डर होता था कोई उन्हें छेड़ेगा या कोई हरास करेगा। लेकिन अब वो कह रहे कि बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट कर रही। जो योगी जी ने इस तरीके से जो सारे बदमाशों को हाथ डाला है, सारे बदमाश जो थे उस इलाके के, जो पूरी स्टेट के अंदर अब जो खवातीन हैं वो इजीली अपनी मूवमेंट करती हैं, अपने ऑफिस जाती हैं, अपने घरों को या मार्केट में जाना, जिधर भी जाना, उन्हें कोई किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि हमारे जो इस्लाम के अंदर भी ये चीज बोला गया था कि जी औरत की जो हिफाजत करनी चाहिए, औरत की सेफ्टी करनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वाकयात, अभी स्कैंडल एक कराची के अंदर आया, उसमें सैकड़ों के करीब जो स्कूल जो स्टूडेंट थी उनके साथ रेप किया गया। उसके पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल एक आया बहावलपुर का, वहां पर हजारों लड़कियां जो थी उनको ब्लैकमेल किया गया, उनकी वीडियोस बनाई गई, और ये सारी चीजें, ये पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके अंदर इस तरह की कोई
हमारा क्यों लीडर इस तरह का नहीं आता कि जो इस तरह के जो बदमाश हैं और उनका जो लिंक होता है वो पीछे पता चलता है कि जी ये पीछे इनका लिंक जो है वो किसी ना किसी जमात के साथ है, इनका जो वालिद किसी का वो निकल आता है जी, एमएनए या एमपीए निकल आता है, कोई ना कोई लिंक उनका निकल आता है। तो कैसे हम ये सारे हमारा सिस्टम ये बेहतर हो सकता है कि हम हमारे अंदर भी एक ऐसा कोई योगी हमारा को वजीर आला यहाँ पर आए, हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना कोई सख्त हार्ड लाइनर आए कि जो इस तरह के बदमाश है उनको उनको गले से पकड़ के घसीटे और बताए कि ये जो औरतों की इज्जतें आप लोग नीलाम कर रहे हो, ये उसके उसका उसको अंजाम तक पहुंचाए जिस तरीके से वहां पर। मैं कहता हूं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर कोई बदमाश है यूपी के अंदर तो उसके घर के ऊपर अगर बुलडोजर चला है तो बिल्कुल चलना चाहिए, वो नहीं देखना चाहिए कि मुसलमान है, हिंदू है क्या नहीं। बदमाशों को उनका कला कमा होना चाहिए। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरह का लीडर पैदा हो रहा? जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मगर आपके प्रश्न से पहले यदि आप मुझे परमिशन दें तो एक मानस शर्मा जी हमारे आपके दर्शक हैं, उनको प्रणाम। सबसे पहले वो कह रहे हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ वेरी मेरे सब्जेक्ट मैटर का है। कैन टर्की इन्वोक आर्टिकल NATO आर्टिकल 5 इफ इजराइल कंडक्ट्स स्ट्राइक्स इनसाइड टर्की? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए ऐसा है, NATO को समझना पड़ेगा। NATO इज अ रिजल्ट ऑफ आर्टिकल 52 ऑफ द यूएन चार्टर। आर्टिकल 52 यूएन चार्टर कलेक्टिव सेल्फ रीजनल अरेंजमेंट्स की बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस। और आर्टिकल 51 यूएन चार्टर जो है, विच इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर, प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस। अब अगर आप आर्टिकल 5 को पढ़ें, उसकी वर्डिंग जो है, the parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all, and consequently they agree that if such an armed attack occurs, each of them in exercise of the right of individual or collective self-defense recognized in Article 51 of the UN Charter will assist the parties or parties to attack by taking forthwith individually and in concert with the other parties such action as it deems necessary. So the point ये है, इसकी लैंग्वेज को पढ़ें और इसके कंस्ट्रक्शन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मानस साहब, आपका लॉजिक प्राइमरली ठीक है कि अगर टर्की और इजराइल की लड़ाई हो जाए और इजराइल टर्की के ऊपर अटैक कर दे तो क्या नेटो अप्लाई करेगा। पॉइंट ये है कि क्या नेटो के सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो क्या बाउंड हैं कि जैसे ही अटैक हुआ सबने अपनी फैसिलिटीज देनी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकल में ये है कि व्हाट दे डीम नेसेसरी। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकल है, देखिए दो है उसमें, एक है राइट टू इंडिविजुअल सेल्फ डिफेंस एंड दूसरा है कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस। इंडिविजुअल सेल्फ डिफेंस ये होता है जब मान लीजिए जैसे टर्की के ऊपर अटैक हुआ, सिर्फ टर्की ने उसका रिस्पॉन्स किया। कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए टर्की ने किया तो अमेरिका भी आ गया, यूके भी आ गया, सबने इजराइल के अगेंस्ट में अटैक किया, ये कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस हो गया। अगर इजराइल अटैक करता है टर्की के कुछ ठिकानों पे और वो उसको आर्म्ड अटैक ना माने, देखिए द वर्ड इज आर्म्ड अटैक, इफ इट इज नॉट आर्म्ड अटैक रादर इट इज अ सेल्फ डिफेंस, तो मैं ये आर्ग्यू करूंगा कि नेटो अप्लाई नहीं करेगा। क्योंकि अगर इजराइल ये प्रूव करता है कि फर्स्ट यूज ऑफ फोर्स एक्चुअल और इमिनेंट इजराइल तुर्की की तरफ से आया है, तो ये क्लॉज ऑफ आर्म्ड अटैक अप्लाई नहीं करेगा। इफ आई एम अ लॉयर दैट्स व्हाट माय आर्गुमेंट विल बी। क्योंकि ये आपको आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूएन चार्टर को वायलेट करने का राइट नहीं देता। आप अगर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर को वायलेट कर रहे हैं, वो वाला फोर्स उसके जो वो वाला फोर्स अगर आप लगा रहे हैं और कोई दूसरा कंट्री आपके अगेंस्ट में फिर सेल्फ डिफेंस का फोर्स यूज कर रहा है, तो आप ये प्ली नहीं ले सकते। तो आर्टिकल 5 ऑफ द यूएन चार्टर नेटो ट्रीटी में प्रिजम्पशन ये है कि यू हैव बीन अटैक्ड। If the answer is that you have not been attacked but someone has attacked you in response to a self defense, I don't think article 5 has any application. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। दूसरा कि उनके पास ये चॉइस भी है।
ये एक चॉइस भी है जो ये कंट्री के जो नेटो के मेंबर्स है कि क्या उसको ये लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते। सो टू प्रोंग्ड आंसर है कि पहला कि अगर इजराइल ने अटैक किया है प्रोवोकेटिवली और वो ये प्रूव करने में असक्षम है कि ये सेल्फ डिफेंस का फोर्स है, भले वो उनके ऊपर अटैक हो ना हो, जैसे 1960 वॉर में 67 के वॉर में अरब कंट्रीज ने अटैक नहीं किया था इजराइल के ऊपर, बल्कि इजराइल को ये हो गया था कि अब ये अटैक इमिनेंट है, उसके उन्होंने जिसको कहते हैं एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस में उन्होंने एक्शन ले लिया था। अब आजकल एक प्रिएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस भी चलता है जो कि बुश डॉक्ट्रिन है। प्रिएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस के हालांकि बहुत ज्यादा टेकर नहीं है, प्रिएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस। तो पॉइंट ये कि अगर टर्की इज अटैकिंग देन नो कंट्री इज लायबल टू प्रोटेक्ट देम। टर्की इज entitled for the protection of NATO Treaty Article 5 only when Turkey is attacked, not when Turkey is attacked in response to Turkey's attack on some country. I hope that answers your question, मानस जी। जी चलें तो अच्छा, दूसरा सवाल जो आपसे मैंने पूछा था। हाँ देखिए, ऐसा है कि मोदी जी की जो विक्ट्री है ना, अपार्ट फ्रॉम उनका एक जो, चूंकि ये मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है तो मैं हमेशा उनके ये जो उन्होंने हमारी कंट्री, हमारे ट्रेडिशन और हमारी आइडेंटिटी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया, मैं उसकी बात उठाता हूँ। देखिए, मुसलमान कौन है? मुसलमान एक रिलीजन है। हम टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते हैं, और अगर हम टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जब कजाकिस्तान में था तो नवरोज इस्लामिक त्योहार तो नहीं, आप नवरोज नहीं मनाते ना, आप कहते तो नवरोज जानते भी नहीं है लोग, फिर भी वहां पे नवरोज मना रहे थे क्योंकि वो उनका ट्रेडिशन है। भारत की मंदिर भारत के मुसलमानों का ट्रेडिशन है, तक्षशिला पाकिस्तान के मुसलमानों का ट्रेडिशन है, हिंगलाज माता पाकिस्तान के मुसलमानों का ट्रेडिशन है। वो पाकिस्तान के मुसलमान उनका रिलीजन है, मगर वो पाकिस्तानी तो हैं। क्या पाकिस्तानी की धरती पर इस्लाम के आने से पहले हुए सारी चीजों को आप मिटा देंगे, उनको आप फ्लैट कर देंगे? टू नेशन थ्योरी के रिजेक्शन का मतलब क्या है कि हमारा मंदिर जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों का भी मंदिर है, जितनी हमारी उसको चिंता होनी चाहिए उतनी ही उनको भी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पुरखों का धरोहर है। दूसरी चीज की जो मोदी जी ने किया, उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण पे जोर दिया, उन्होंने पुरुषों के सशक्तिकरण पे जोर नहीं दिया। और देखिए, ये बात सच है, मुस्लिम मोदी जी ने, बल्कि कोई उनसे नाराज भी होते हैं, मोदी जी ने जितने मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया है किसी ने नहीं दिया आज तक। मोदी जी ने जितने मुसलमान भाइयों को, उनका जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें वो 4 लाख रुपए या जो 5 लाख रुपए है या 6 लाख रुपए है, वो ऐसे कुछ, मैं अमाउंट को लेकर नहीं, वो डायरेक्ट अकाउंट में डालते हैं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मुस्लिम क्लास है। तो हम तो वो ये देख के नहीं करते कि आप मुसलमान है, वो ये देख के करते हैं कि आप गरीब हो, बात खत्म हो गई। भगवान से आपका पर्सनल नाता होता है। आप रिलीजन को हर क्षेत्र में नहीं ला सकते हैं, आप परेशानी में पड़ जाएंगे अगर रिलीजन से गवर्न होना जाएंगे। नहीं हो पा रहा है गवर्न, आप खुद भी देख लेना, आप तो टीटी से भी लड़ रहे हो, इससे भी लड़ रहे हो, तो रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल मैटर। तो बात वही है कि हम टू नेशन थ्योरी नहीं मानते। वो मुसलमान आप अपने घर में हैं, आप अपनी और आपके भगवान के रिलेशनशिप से हैं, बस। बाकी आप भारतीय हैं, भारत की धरोहर आपकी धरोहर है, चाहे आपका धर्म जैन हो, बुद्ध हो, क्या ये करतारपुर में जो बाबा गुरु नानक देव जी का वो है, वो क्या सिखों का? नहीं भाई, हमारा है वो। भारत के जो हिंदू हैं, भारत के जो सिख हैं, वो क्या अजमेर शरीफ की दरगाह में नहीं जाते हैं? वो चढ़ाते हैं, बिल्कुल जाते हैं भाई। तो भारत का जो हिंदू है, क्या वो ये अमृतसर नहीं जाता, ये करतारपुर नहीं जाता? मैंने अमृतसर में मत्था टेका है, और क्यों नहीं टेकूं? मैं गुरुद्वारे को तो कोई अलग नहीं समझता। मैं तो उसमें हाजी अली जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या दरगाह पे जाते हैं आप? मैं हाजी अली में गया हूं, मैंने मस्जिद में गया हूं, मेरा दोस्त था वो नमाज पढ़ने गया था, मैं उसको लेके गया था। अब मैं वहां जाके खड़ा हो गया, मुझे नमाज आती नहीं थी तो मैं बाहर निकल आया। मुझे कोई वो नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, सब इबादत के तरीके हैं। प्रॉब्लम तब आता है जब आप कहते हो मेरा इबादत का तरीका सही है, तुम्हारा गलत है। दिस इज द प्रॉब्लम। आपको इबादत करनी है, करें, सभी भगवान से प्रेयर करें। अब किसका सही है, ये उसका और उसके भगवान का मैटर है।
कौन सा इबादत भगवान ने कहा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता। तलवार इसका फैसला नहीं कर सकती कि तलवार के जोर पे आपने डिटरमाइन कर। मैंने कहा ना, मैंने जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, थ्योरी ऑफ क्रिएशन। 102 थ्योरी ऑफ क्रिएशन है कि इंसान कैसे बने, और उसमें ये जो अब्राहमिक फेथ के जो लोग हैं, इन्होंने तलवार के दम पे अपनी थ्योरी दुनिया को मनवा दी। एक क्रिश्चियन बन गए, एक मुसलमान बन गए। जहां जहां क्रिश्चियनिटी का तलवार चला वहां पे क्रिश्चियन बनते चले गए। वो अमेरिका में चले जाइए, उन बेचारों को कुछ पता नहीं, वो क्रिश्चियन बन गए। और जहां जहां इस्लाम का तलवार चला वहां इस्लाम बन गया। बिल्कुल ना, किसी को सपना आ जाता है कि आप तलवार छोड़ दीजिए, इस्लाम को हमेशा स्टेट की जरूरत पड़ती है। खैर इस पे बात करें। सो बॉटम लाइन यही है जी। रिबाहा जी, आपसे जानूंगा मैं कि जैसे कि वहां पर 2024 में मोदी जी एक क्लियर कट नजर आ रहा है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और भरपूर तरीके से वो इलेक्शन जीतेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन होने 2024 में ही होने, 8 फरवरी को हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? पहले तो ये बताएं कि आपके ख्याल में कौन सी पार्टी जो है वो जीतेगी, और दूसरा, क्या आपको कोई इस तरह का पाकिस्तानी लीडर नजर आ रहा है कि जैसे कि मोदी जी ने 9 साल के अंदर जो है इंडिया को दुनिया की एक बेहतरीन जो है वो इकोनॉमी बना दी है और पूरी दुनिया जो है इंडिया की तरफ देख रही, तो क्या पाकिस्तान का कोई ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को ऐसे ही मकाम दिलवा सके? मुज़फ़्फ़र भाई, सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है कि कोई भी हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती और वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती। चाहे वो इमरान खान साहब की बात ले लें, ठीक है? आपको पता है इमरान खान साहब इस टाइम जो है वो जेल में हैं, और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट रही उसके बाद, और जो मुल्क के हालात थे, डॉलर कहाँ पर पहुँचा, वो भी हमारे सामने थी। जब उनसे पूछा गया कि आखिर मुल्क के साथ आप क्या कर रहे हैं, डॉलर की कीमत जो है बढ़ती जा रही है, मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने कहा कि पिछली जो गवर्नमेंट गलत फैसले कर गई हुई है उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, ठीक है? उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया। उसके बाद वो गवर्नमेंट चली गई, तो हमारी एक जो गवर्नमेंट आई हुई है, ठीक है? और उसमें हमने अभी रिसेंट देखा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो गए हुए थे यूएई, और सुनने में ये आ रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट भी जो है यूएई पाकिस्तान में करने जा रहा है। उसके बाद उनका विजिट था कुवैत में, उसकी मैंने अपडेट नहीं पढ़ी, बट सिनेरियो ये है कि उनके बाद वहां पे उनका विजिट था। अब आ गए हैं नवाज शरीफ साहब, और आपके सामने आते साथ ही उन्होंने चिड़िया जो है हाथ में रख लिया, और भाई पाकिस्तान आजादी दिलवाएंगे और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राहों में गामजन हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो अगर कोई भी लीडर फैक्ट्स एंड फिगर्स से देखा जाए तो अभी तक तो फिलहाल उस तरह का कोई लीडर हमें नहीं मिल सका कि जो मुल्क की तरक्की में बहुत आगे जा सके। और अगर काकर साहब की बात करें, अगर ये इन्वेस्टमेंट आ जाती है पाकिस्तान में तो फिर इनका एक बेहतर मूव था। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में बहुत सारे बिजनेस इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो पाकिस्तान में आए, और उनसे जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए, जिस वजह से उन्होंने अपने बिजनेस, आपके सामने कितना बिजनेस जो है वो पाकिस्तान से चला गया, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान की साख्त के लिए कितना नुकसानदेह साबित हुआ, ये आप सब आपके सामने है। और कई लोग उसमें बेरोजगार हुए, और आज की डेट में जो एक यंग यूथ है जो पढ़ना चाह रही है, यानी कि जो जिन्होंने पढ़ाई भी की है उसको जॉब्स नहीं मिल रही, तो आपको पता है कि जब इस तरह की सूरत हाल हो तो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचता जा रहा है। तो अगर आप मेरे से ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अगर कहूँ तो कोई भी इस तरह की गवर्नमेंट नहीं है जो सही तरीके से चीज़ों को लेकर चल रही है, हमारी इकोनॉमी को बेहतर कर रही है। इस तरह मैं ये नहीं कह रही कि पूरे तरीके से नहीं लेके चली, बहुत हद तक कुछ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की गई, लेकिन गवर्नमेंट उस तरह स्टेबल नहीं होती हमारी यहाँ पर कि वो अपना टेन्योर पूरा कर सके और चीज़ें जो उन्होंने मंसूबे बनाए हैं उसको पूरा कर सके। तो वो पूरे ही नहीं होते तो फिर नुकसान ही होता है इकोनॉमी को भी और चीज़ों को भी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारे जो लीडर हैं, नंबर एक तो जो हमारा मसला ये है कि हमारे जितने भी लीडर हैं सबके पास ड्यूल नेशनैलिटी है। पाकिस्तान के अलावा उनके पास जो किसी के पास जो इंग्लैंड की है, किसी के पास जो अमेरिका की है। तो ये उन्हें पता है कि जी अगर हम इस मुल्क के अंदर नहीं रहेंगे तो हमारे पास जो है दूसरी ऑप्शन है, हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ऑलरेडी इमरान खान के बच्चे भी बाहर हैं, नवाज शरीफ के भी जायदादें बाहर हैं, जरदारी और के भी फॉरेन जो अकाउंट्स हैं बहुत सारे हैं उनके पास। तो ये हमारी लीडरशिप है कि तीनों की तीनों जो मेन पार्टीज हैं उनके इंटरेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा बाहर के ममालिक के अंदर हैं। जब तक वो जैसे कि हम हर प्रोग्राम में जो भी हमारा डॉक्टर साहब के साथ प्रोग्राम होता है कि वो यही कहते हैं कि जब तक आप
इस मिट्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे, अपने मुल्क के साथ, इस मिट्टी के साथ मुखलस नहीं होंगे, तब तक बेहतरी की गुंजाइश नहीं। हमें कोई जो लीडर ऐसा यहाँ से एक आना चाहिए कि जो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ हो, जो इस इलाके के साथ, इस लोगों के साथ जिसकी मोहब्बत हो, जिसको ये ना हो कि मैंने कल को इस मुल्क के ऊपर बुरे हालात आएंगे तो मैं इस मुल्क को छोड़ के चला जाऊंगा। इस तरह का लीडर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ रिबा जी आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब की भी फ्लाइट थी, उन्होंने आज जाना है, शहर से बाहर जा रहे हैं, तो इस वजह से वो लीव कर गए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में हमारे प्रोग्राम में आपने बात की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।